समस्त श्रद्धेय पाठकगणों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हम टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के भेद के तृतीय पार्ट के विषय में अच्छे ढंग से वर्णन करेंगे। हमने प्रथम भाग में आपको संधि के विषय में बताया, उसके बाद दीर्घ स्वर संधि तथा गुण स्वर संधि के विषय में बताया। द्वितीय पार्ट में हमने वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि को स्पष्ट किया। अब तृतीय भाग में, तीसरे भाग में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। नंबर 5 है संधि का नाम अयादि स्वर संधि। नंबर 5 अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में देखा जाए इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है एचो यवा याव। एचो यवा याव। अब आप देख रहे हैं एचो यवा याव, ऐसे स्पष्ट आप देख रहे हैं कि हर पद आपके मिले हुए हैं। इनको चाहे तो आप और स्पष्ट कर लें तो पूरा हर प्रत्याहार आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा और उससे क्या क्या परिवर्तन होना है वो भी आपके सामने आ जाएगा। ये है एच धन अय धन अव धन आय धन आव। ये इतने व्यवस्था इस सूत्र के अनुसार आपको दी गई है। एच आय अव आय आव, ये है एचो यवा याव। अब इस सूत्र की व्याख्या देखें स्पष्ट रूप से। हम इसका नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नियम देखा जाए, एच प्रत्याहार अर्थात एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओंग आय औच। तो अर्थात ए ओ आय आव के बाद किसी असमान स्वर के आने पर, असमान स्वर के आने पर, इसी असमान स्वर के आने पर क्रमशः क्या हो जाता है? क्रमशः एच के स्थान पर लिख देते हैं और स्पष्ट, एच के स्थान पर अय अव आय तथा आव हो, आओ चाहे यहाँ कोष्ठक में लिखने और स्पष्ट हो जाएगा, आओ अयाद, आओ अयाद हो जाता है। ये देखिए अब आपके पास स्पष्ट नियम आ गया कि एच प्रत्याहार अर्थात ए ओंग अय औच, ए ओ अय औ के बाद किसी असमान स्वर के आने पर क्रमशः एच के स्थान पर अय अव आय तथा आव हो जाता है। अब इसको हम चार्ट के रूप में और आपको संकेत कर दे रहे हैं स्पष्ट रूप से कि एच ए ओ आय औ धन असमान
स्वर। अब होना क्या है, ए के स्थान पर हो जाएगा आय, ओ के स्थान पर हो जाएगा अव, आय के स्थान पर हो जाएगा आय, अव के स्थान पर हो जाएगा आ व धन असमान स्वर। ये आपका सिद्धांत रहा। इस सूत्र का पूरा सिद्धांत इतने में ही समाहित है। अब स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि ए ओ ऐ औ इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण मिलता है पहले पद के अंत में, और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर माने एच अच कोई स्वर आपके सामने मिल जाता है। तो परिवर्तन क्या होना है, इन चारों में से जो भी वर्ण रहेगा उसके स्थान पर जो निर्देश किया गया है यही परिवर्तन हो जाएगा। अब उदाहरण आप देखें, उदाहरण के माध्यम से और एकदम स्पष्ट आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। एक एक दो दो उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं, इसको आप अच्छे ढंग से देख लें, इससे और आपको स्पष्ट पूर्ण रूप में समझ में आ जाएगा। देखें, ये उदाहरण हम पहले आपको ए का दे रहे हैं, ए से संबंधित उदाहरण। सर्वप्रथम देखा जाए, ये है आपका एच में पहले ए आया था, तो उदाहरण के रूप में देखिए हम आपको संकेत कर दे रहे हैं उदाहरण जैसे ने, धन, अनम, ये ने धन अनम, इसमें न में एक ही मात्रा को आपने अलग कर लिया, फिर है उसके बाद है न और फिर है म। अब सूत्र आपका देखिए कह रहा है कि पहले पद के अंत में ए आए, दूसरे पद के अंत में शुरुआत में प्रारंभ में कोई स्वर आए तो कोई स्वर के रूप में अ मिल गया है। तो परिवर्तन क्या होता है, ए के स्थान पर हो जाता है आय, ए के स्थान पर हो जाता है आय। अब हर पदों को जोड़ दीजिए, एक नया शब्द आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। न में अ जुड़ा, पूरा न हो गया, य में अ जुड़ा, पूरा य हो गया, फिर आगे बचा है न और फिर बचा है म, बन गया नयनम। नयन माने नेत्र, आंख सबके पास है, तो ये नयनम शब्द आपके सामने उपस्थित हो गया। तो ने धन अनम से स्पष्ट देख रहे हैं, हर पदों को आपने अलग अलग कर लिया। उसके बाद क्या संधि आपकी कह रही है, उस संधि के अनुसार आपने परिवर्तन किया, आपको नया शब्द मिल गया नयनम। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, जैसे शे धन अनम, ये अब ये है श में एक ही मात्रा, फिर है अ, फिर है न, उसके बाद है म, ये मिला आपको। तो इससे देखें क्या बनता है आपका, एक के स्थान पर क्या कर देंगे अ य। अब जोड़िए, श में अ पूरा श, य में अ पूरा य, फिर बचा न और म, बन गया आपका शयनम। इस तरह से नयनम, शयनम, टयनम, चयनम अनेकों वर्ण आपके स्पष्ट रूप से बन सकते हैं। चे धनानम करेंगे चयनम बन जाएगा, इसी तरह से टे धनानम करेंगे टयनम बन जाएगा। तो ए से संबंधित जो उदाहरण है ये हमने आपको संकेत कर दिया। अब आगे है ए ओंग, ओ से संबंधित उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको देखें ध्यान से। ओ के रूप में देखा जाए उदाहरण, ओ जैसे ओ धन अनम, ये है ओ धन अनम। तो यहां पर आप प में ओ को निकाल लिया आपने, स्वर को अलग कर लिया, आगे है अ, फिर है न और उसके बाद है म। अब सूत्र आपका कह रहा है कि ओ के स्थान पर क्या होता है, तो ओ के स्थान पर हो जाता है क्या अ व, तो ओ के स्थान पर हो जाएगा अ व। अब कर दिया आपने। अब जोड़िए, प में अ को जोड़ दिया, पूरा प बन गया, व में अ को जोड़ दिया, व बन गया, न फिर म, शब्द आपका बन गया पवनम। पवन माने हवा, वायु, पवनम शब्द आपका बन गया। इसी तरह से
जैसे लो, धन, इत्र, लो धन इत्र, ये शब्द देखिए। तो यहाँ पर ल में से ओ को निकाला आपने, उसके बाद है ई, फिर है त्र। अब ओ का हो गया क्या, अ व। देखिए ल में अ को जोड़ा, पूरा पूरा ल। अब व में देखेंगे आप, ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो व में छोटी की मात्रा लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, वी, ल वी, आगे है त्र, तो बन गया आपका लवित्र। यह है पवित्र। इसी तरह से पोधन इत्र आप बनाएंगे, पवित्र बन जाएगा। पोधन इत्र, पवित्र, लवित्र ना। अनेक इस तरह के ओ से संबंधित, ओ में जिसका अंत हो रहा है पहले पद के अंत में, उससे आप अनेक शब्दों को स्पष्ट रूप से बना सकते हैं। अब तीसरे पर चलते हैं हम, एक ओंग आय। आय के रूप में देखें उदाहरण आप, आय के रूप में देख लिया जाए। आय के रूप में जैसे नय, धन, अक, ये। अब न है, न में आय की मात्रा को निकाल लिया, फिर है अ और उसके बाद है क। अब आय के स्थान पर क्या होता है, तीसरा देखिए आय के स्थान पर क्या होता है, सूत्र क्या कह रहा है, आ य फलन। अब न में आ को जोड़ा आपने, आपको मिल गया ना, य में अ को जोड़ा, पूरा पूरा य, आगे बचा क, बन गया नायक। बात समझ आ गई होगी सबको, नायक। इसी तरह से और शब्द हम आपको संकेत कर देते हैं, जैसे गए, धन, आक, गए धन आक, इससे क्या बन जाएगा, ग, आय की मात्रा, फिर है अ, उसके बाद है क, तो आय के स्थान पर हो गया आपका आ य, तो ग में आ जुड़ा, गा, य में अ जुड़ा, य, फिर क, बन गया आपका गायक। इस तरह से अनेक उदाहरण आप देखें। इसी से चाहे आप तो क्या बना सकते हैं, देख लें, इसी को दूसरे रूप में कर दीजिए, ये गए धन इका कर दीजिए। देखिए क्या शब्द बन जाएगा आपका, ग में आय की मात्रा, फिर इधर ई की मात्रा हो गई और का, तो यहां हुआ आ य, ग में आ जोड़ा, गा, अब यह में छोटी की मात्रा लग जाएगी तो बन गया ई, और आगे है का, शब्द बन गया आपका गायिका। देखिए उधर गायिका बना था क्योंकि बाद वाले पद में अ था, यहाँ पर बाद वाले पद में ई है, इसलिए बन गया गायिका। ये देख रहे हैं आप, स्पष्ट रूप से आपके समझ में आता होगा कि गायक, गायिका ना। अब अंतिम आपका बचा है, वो है क्या, जिसके स्थान पर होता है आव। तो ए ओंग आय औच। अब आव से संबंधित देखें उदाहरण आप, आव से संबंधित उदाहरण जैसे ये है आपका पाव, धन, अक, ये है। तो यहां पर कर दीजिए आप प में अ को निकाल दिया आपने, फिर आपका मिला अ, फिर मिला क। अब अ के स्थान पर सूत्र आपका क्या कर रहा है, आ व। अब प में आ को जोड़ा, मिल गया पा, व में अ को जोड़ा व, फिर मिला क, बन गया पावक। पावक माने अग्नि, आग, ये पाव का शब्द बन गया। इसी तरह से आप अनेक शब्दों को बना सकते हैं, जैसे धव, धन, आक। इससे देखें आप क्या बन जाएगा, ध में अ की मात्रा है, फिर है अ, उसके बाद है क, तो अ के स्थान पर हो गया आपका आ व। ध में आ को जोड़ा धा, व में अ को जोड़ा व, बन गया धावक।
इसी से आप धाविका बना सकते हैं। धावधान इका कर लीजिए, धाविका। देख लें, अगर कोई शंका है तो आपको ये ना लगे कि केवल अ वाला ही अंत में उदाहरण का उनको बताया गया, तो इसके आधार पर इसको भी देख लें। जैसे धाव धान इका, अब इसको आप देख लें, ध और सब व्यवस्था वही है, और इधर ई की मात्रा आ गई और फिर है का, तो ये आपका आ व। अब ध में धा हो गया, व में अब मात्रा लग जाएगी ई की छोटी की मात्रा, धावी, फिर वो का, धाविका शब्द बन गया। बात समझ आ गई। इस तरह से आप देखेंगे कि केवल आपको सूत्रवत चलना है। सूत्र आपका क्या कहता है, जो आपको पहले पद के अंत में एच में से कोई वर्ण मिल रहा है, दूसरे के प्रारंभ में कोई स्वर मिले, तो आपको उसी मात्रा को उसमें लगा देना है। अपने आप आपका स्पष्ट शब्द बन जाएगा। वहां पर आपको भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सब में अ ही लगाते चले जाएं। ई मिल रहा है तो ई लगाइए, और कोई अगर स्वर मिल रहा है तो उसको लगाइए, तो आपका अपने आप स्पष्ट शब्द बन जाएगा। ये आपका अयाज स्वर संधि रहा। अयाज स्वर संधि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब मुख्य रूप से तो यही 5 संधियां ही हैं स्वर संधि में, लेकिन आगे हम पूर्व रूप और पर रूप इस पर भी संकेत आपको संक्षेप में कर देते हैं। नंबर 6 है पूर्व रूप। देख लें, पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि के विषय में हम लोग संकेत कर दे रहे हैं। पूर्व रूप स्वर संधि नंबर 6, पूर्व रूप स्वर संधि। ये इसका सूत्र है, देख लें। इसका सूत्र है एंग पदांता दति। ये एंग पदांता दति, ये एंग पदांता दति। अब एंग, ए ओंग, एंग प्रत्याहार है आपका। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 3 ही वर्ण मिलते हैं। वो 3 वर्ण आपके सामने देखिए कौन कौन से मिलते हैं, वो स्पष्ट हम आपको संकेत कर दे रहे हैं। पूरा इसका नियम पहले लिख लें। नियम के रूप में इसको देख लिया जाए कि यदि पदांत ए ओ के बाद, यदि पदांत ए ओ, जिसको आप कह रहे हैं एंग ना, के बाद ह्रस्व अ, के बाद ह्रस्व अ आता है, तो ह्रस्व अ आता है तो अ को पूर्व रूप अर्थात पूर्व रूप का संकेत, पूर्व रूप का संकेत जिसको हम लोग अवग्रह बोलते हैं, पूर्व रूप का संकेत हो जाता है। पूर्व रूप अ, अवग्रह को अ के रूप में संकेत किया जाता है, तो अ को पूर्व रूप अर्थात पूर्व रूप का संकेत हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। ये आपका सूत्र है। अब इसका उदाहरण आप देख लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, बहुत इसमें दिक्कत नहीं है। ये जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लें,
उदाहरण इसका देखा जाए तो उदाहरण आपको मिलेगा जैसे एते धन अति, ठीक, एते धन अति। सूत्र आपका कह रहा है कि देखिए में ए को निकाल लिया, फिर है और उसके बाद है ती। सूत्र आपका कह रहा है कि पहले पद के अंत में ए या ओ रहे, तो पहले पद के अंत में आपको ए मिल गया है। कह रहे हैं कि दूसरे पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ केवल रहेगा, ह्रस्व अ, तो ये अ जो रहेगा इसी अ का केवल अवग्रह हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। इसी को हम संकेत के माध्यम से, जो संकेत अंक है, संकेतक है आपका अवग्रह, अ के स्थान पर वही अवग्रह कर देंगे, अर्थात भाव इसका क्या हुआ, ये अवग्रह। अब आप जोड़ लीजिए, देखिए क्या बनता है, ए ते आगे अवग्रह लगा दिया, बन गया पी, ए ते पी, ये ए ते पी। ये देख रहे हैं कि कोई आप उच्चारण में अंतर नहीं पा रहे हैं, उच्चारण आपका वही हो रहा है, लेकिन केवल उसमें अवग्रह आपको लगाना है और कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। जैसे बालको धन अपि, बालको धन अपि, बाद में सब में, पहले पद में आप देखेंगे बाद वाले में आपको सब में अ ही मिलेगा, क्योंकि सूत्र ही संकेत कर रहा है कि दूसरे पद के प्रारंभ में अ ही मिलेगा। तो इसको आप जोड़ लें, देखें अभी आप स्पष्ट आपका शब्द बन जाएगा, बा ल को धन अ धन पी, ये अ का आपने अवग्रह कर दिया तो बन गया यहाँ पर बा ल को पी, बाल को पी, ये आपका स्पष्ट शब्द बन गया, बाल को पी ना। इसी तरह से और हम आपको एक आध उदाहरण और एक दो बता दे रहे हैं। ये जैसे गते अद्य, गते अद्य, ये गते धन अद्य, ये मिला, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ग त में एक ही मात्रा आपकी, फिर आगे अ और इधर द्य, अ के स्थान पर आपने अवग्रह कर दिया, बन गया ग ते द्य, ये शब्द आपका बन गया। इसी तरह से जैसे को है, फिर आप ही है, तो को आपका अपने आप ही है, ये अलग कर लीजिए आप चाहें तो, को फिर अ और फिर पी, अ के स्थान पर आपने अवग्रह कर दिया तो मिला को पी। ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा स्पष्ट, केवल इसमें अ के स्थान पर आपको संकेतक अवग्रह कर देना है, जो अ का उच्चारण अपने आप में आभासित कराता है, संकेत कराता है, केवल इतना ही परिवर्तन है और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और पहले पद के अंत में ए या ओ में से कोई वर्ण होना चाहिए, बाद में आपका स्वर अ होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई अगर रहता है ये संधि आपकी लागू नहीं होगी। ये रहा आपका छठवां पूर्व रूप स्वर संधि। अब एक और संकेत है 7वां नंबर, उसको भी हम आपको संकेत कर दे रहे हैं, वो है देख लें पर रूप स्वर संधि। पर रूप स्वर संधि के रूप में हम आपको उसको भी बता दे रहे हैं, देख लें। यद्यपि परीक्षा की दृष्टि से और तैयारी की दृष्टि से जो 5 संधियां हमने आपको विस्तार से बताया है वही मुख्य है, लेकिन इनको भी जान लेना आवश्यक है, जिससे हमको ये ना पता चले, ये ना समझ में आए कि हमने इस संधि के विषय में नहीं पढ़ा। नंबर 7 है, नंबर 7 है आपका पर रूप स्वर संधि। ये है नंबर 7 पर रूप स्वर संधि। अब पर रूप स्वर संधि जो है इसका आप देख लें कि एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, ये आपका सूत्र है, एंगी पर रूपम। अब इसके नियम को आप देख लें, नियम संकेत रूप में देख लें, एंगी
यहाँ पर भी एंग, वहां पर एंग था, यहाँ पर एंग ही आया है, लेकिन वर्ण वही आपको मिल रहा है, ए ओंग, ए और ओ। आगे पर रूप कर रहा है, उसका पर रूप हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या नियम संकेत कर रहा है आपको। इसका नियम है अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग। अब उपसर्ग में अनेक उपसर्ग हैं, 1 2 3 हम आपको कुछ संकेत कर दे रहे हैं। प्र उप अव अप, प्र उप अव अप, इस तरह से कोई आपको उपसर्ग मिलते हैं। तो अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ से प्रारंभ के बाद ए अथवा ये अथवा ओ, ए अथवा ओ, इसको आप कहेंगे एंग। ए अथवा ओ से प्रारंभ क्रियापद होने पर, से प्रारंभ क्रियापद होने पर, ए अथवा ओ से प्रारंभ क्रियापद होने पर उपसर्ग का अ तथा क्रिया का एंग होने पर, उपसर्ग का अ तथा क्रिया का एंग, एंग माने ए ओ ना, तो उपसर्ग का अ तथा क्रिया का एंग ना मिल करके क्या हो जाता है, एंग, चाहे तो यहां लिख लें ए ओ, मिलकर पर रूप हो जाता है, पर रूप हो जाता है। अब पर रूप हो जाता है माने पर रूप में ए और ओ ही मिलेगा आपको, तो ए और ओ ही हो जाता है। यही विशेष रूप से आपको संकेत किया जा रहा है। अवर्णांत उपसर्ग जो आपको पहले पद के अंत में मिलेगा, उसके अंत में आपको अवर्ण मिलेगा। तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद अगर ए अथवा ओ से संबंधित कोई क्रियापद मिलता है, अभी क्रियापद जैसे 1 2 4 हम उदाहरण आपको संकेत करेंगे, कोई क्रियापद मिलता है तो उपसर्ग का जो अ है तथा उस क्रियापद का जो एंग है, ए या ओ से प्रारंभ होने वाली जो धातु है, आपकी क्रिया है, उसका मिलने पर जो है पर रूप हो जाता है ना, अर्थात अ और ओ या ए ये दोनों मिलकर के पर रूप में हो जाते हैं, या तो ए हो जाएंगे अथवा ओ हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लें, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण ये है आपका उदाहरण। उदाहरण जैसे कह रहे हैं प्रधान एजते, ये है। अब देखिए प्र, तो प्र को जब आपने हलंत कर लिया तो यहाँ अ आपको मिल गया, उसके बाद आगे है ए, फिर है ज और फिर है ते। अब देख लें, स्पष्ट आपके सामने हो रहा है कि सूत्र आपका कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद, तो अवर्णांत उपसर्ग आपको मिल गया, उसके बाद कह रहे हैं कि ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाला क्रियापद, तो क्रियापद आपको एज, ये प्रधन एजते, एज तो जो है आपको क्रियापद मिला, लेकिन वो प्रारंभ हुआ है ए से। अब होना क्या है, कह रहे हैं कि अंत में होता क्या है कि उपसर्ग का जो अ है तथा जो क्रियापद का एंग है, ए है, वो मिलकर के पर रूप हो जाता है। तो पर रूप हो जाता है तो इसके मतलब इसको जोड़ देंगे आप, तो यहाँ पर ये आपका प्र ही है, अब इसमें ए जुड़ जाएगा, हो जाएगा प्रे, फिर ज, फिर ते, ये बन जाएगा आपका प्रेजते। क्या शब्द बन जाएगा, प्रेजते। इसी तरह से उप धन औषध, उपधन औषध मिल गया,
अब यहाँ पर भी देखें उ प में अ, फिर मिला आपको ओ, और उसके बाद मिला श, और फिर मिला टी। तो पहले पद के अंत में अ मिल गया और दूसरे के प्रारंभ में आपको ओ से प्रारंभ होने वाली क्रिया मिल गई। तो अब इसको जोड़ना है। जब जोड़ेंगे आप तो देखेंगे कि अ और ओ दोनों मिलकर के पर रूप हो जाएंगे, पर रूप अर्थात ओ हो जाएंगे ना। तो जब ओ हो जाएंगे तो आपका शब्द बन जाएगा उ, प में अब ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ आगे है श और फिर टी, बन गया आपका उपोषक। इस तरह से आप स्पष्ट रूप में देख रहे होंगे कि जो अ है और जो ओ है ये दोनों मिलकर के पर रूप हो गए, अर्थात दोनों मिलकर के ओ के रूप में हो गए, यहाँ पर दोनों मिलकर के ए के रूप में हो गए। तो इससे आपके स्पष्ट जो शब्द बन रहे हैं उससे प्रेरित बना, उपोषक बना। इसी तरह से और अनेक वर्णों को आप बना सकते हैं, जैसे प्रधन एषयति है। एक आध उदाहरण और आपको संकेत कर देते हैं, जैसे प्रधन एषयति, ये देख लें आप, ये है प्रधन एषयति, ये अब प्रधन एषयति है तो प्र में से आपने अ को निकाला तो आगे आपको ए, फिर श, फिर य और फिर टी, ये मिला। अब पहले का और दूसरे का ए, ये दोनों मिलकर के पर रूप हो जाएंगे, पर रूप हो जाएंगे, इसके मतलब ए हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्र में ए आपने जोड़ लिया तो ये बना क्या, प्रे। फिर आगे बचा श, य, ती, आपका शब्द बन गया प्रेषयति। इस तरह से आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पर रूप स्वर संधि में जो प्रारंभिक स्थिति है उपसर्ग वो अवर्णांत रहेगा, अक में ही उसका अंत होगा, और बाद वाले में ए या ओ से बनी हुई कोई धातु रहेगी, कोई क्रियापद रहेगा। तो अ का वहां पर एक तरह से समझिए कि समायोजन हो जाएगा ए और ओ में, और जब समायोजन हो जाएगा उसका तो वो ए और ओ के रूप में ही अभी उसी में मिश्रित हो जाएगा, मिल जाएगा, और बाद वाले के रूप में ही पर रूप हो जाएगा। इस तरह से आपका यह है पर रूप स्वर संधि। कहीं कहीं पर कुछ इसमें दिक्कत मिलती है, कुछ थोड़ा सा संकेत है कहीं कहीं कि अगर ये अवर्णांत जो आपका उपसर्ग है इसके बाद अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो एस या ई धातु से बना हुआ कोई रूप आ जाता है तो पररूप संधि न होकर के उससे जो है क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। ऐसा कुछ कहीं कहीं संकेत मिलता है, हम लोगों को उस पर बहुत विशेष रूप से नहीं जाना है। इतना अच्छे ढंग से समझ में सबको आ गया होगा। ये स्वर संधि के समस्त भेद आज पूर्ण रूप में स्पष्ट हो गए। तृतीय भाग में तीनों भागों में स्वर संधि के हमने समस्त भेदों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, उपस्थित कर दिया है। अच्छे ढंग से आप इसका अध्ययन कर लें, पढ़ लें, पूर्ण रूप में स्वर संधि आपके तैयार हो जाएगी। फिर अगली व्यवस्था में अगले भाग में हम लोग व्यंजन संधि के विषय में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।